जरा सोचिए, इस धरती पर 10 लाख से भी ज्यादा तरह के जानवर हैं, छोटी सी चींटी से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक। अब कल्पना कीजिए कि एक लाइब्रेरियन के पास 10 लाख किताबें हैं, लेकिन उन्हें रखने का कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्हें समझना तो दूर, ढूंढना भी नामुमकिन है ना? बस यही चुनौती एनिमल किंगडम को समझने में है, और आज हम इसी विशाल पहेली को सुलझाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा इतनी प्रजातियां तो पहचानी जा चुकी हैं। और इसीलिए ना क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण इतना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ जानवरों को अलग अलग डब्बों में रखना नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के विकास की पूरी कहानी को समझने में मदद करता है। ये एक बहुत बड़े फैमिली ट्री को बनाने जैसा है, जिससे ये पता चलता है कि कौन किससे कैसे जुड़ा है और जिंदगी कैसे आगे बढ़ी। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। पहले हम नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे सबसे बड़ा बंटवारा कहाँ हुआ, कुछ खास ग्रुप से मिलेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करेंगे। हर कदम हमें इस किंगडम को समझने के और करीब ले जाएगा। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ब्लूप्रिंट, है ना? ठीक वही लॉजिक यहां भी लगता है। एनिमल किंगडम को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हैं, और यही रूल्स हमें बताते हैं कि किस जानवर को कहां रखना है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। इसे ना एक तरह से विकास की सीढ़ी समझ सकते हैं। सबसे नीचे एकदम बेसिक लेवल पर है सिर्फ कोशिकाओं के झुंड, जैसे कि स्पंज। फिर ये कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, जैसे कि जेलीफिश में होता है। इसके बाद टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म में। और सबसे ऊपर ऑर्गन मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लेते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वाकई सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर एक जबरदस्त यात्रा है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग डिजाइन के 2 वर्जन हैं। पहला है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक सिंपल 2 पेज का प्लान जिसमें सिर्फ बाहरी और भीतरी दीवारें हैं। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो एक एडवांस्ड 3 पेज का डिजाइन है, और इसमें बीच में एक स्पेशल लेयर मीजोडर्म भी है। यही मीजोडर्म आगे चलकर दिल, हड्डियां और मसल्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाती है। सच में ये एक गेम चेंजर है। फिर आती है शरीर के अंदर की खाली जगह, यानी सीलोम। और ये भी भाई बहुत बड़ा फर्क डालती है। एसिलोमेट्स एक ठोस मूर्ति की तरह हैं, अंदर कोई जगह ही नहीं। सीडोसिलोमेट्स में एक गुहा तो है, पर वो ठीक से लाइंड नहीं है, जैसे किसी मूर्ति में बस एक जेब सी बना दी हो। जबकि सीलोमेट्स के पास एक असली पूरी तरह से लाइंड कैविटी होती है, जो ऑर्गन्स को बढ़ने और काम करने के लिए पूरी जगह देती है। चलिए अब आते हैं एनिमल किंगडम के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। ये वो पहला बड़ा विभाजन है जो जानवरों की दुनिया को 2 बहुत बड़ी टीमों में बांट देता है, टीम कॉर्डेट्स और टीम नॉन कॉर्डेट्स। और एक मजे की बात बताऊं, हम सब टीम कॉर्डेट्स का ही हिस्सा हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों टीमों में आखिर वो बुनियादी अंतर है क्या। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ये बस कुछ छोटे मोटे अंतर नहीं है, ये तो 2 बिल्कुल अलग अलग बॉडी प्लान्स हैं। इसे 2 अलग अलग तरह की कारों की तरह सोच सकते हैं। एक में एक सेंट्रल सपोर्ट रॉड यानी नोटोकॉर्ड है, सारी वायरिंग यानी नर्व कॉर्ड ऊपर की तरफ है, और इंजन यानी हार्ट सामने है। दूसरी कार में ऐसा कुछ नहीं है, और इंजन पीछे या साइड में भी हो सकता है। ये डिजाइन के इतने बड़े अंतर हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। तो ठीक है, अब बारी है नॉन कॉर्डेट्स की विशाल दुनिया में एक फटाफट टूर की। और हम ध्यान किस पर देंगे? हर प्रमुख फाइलम के उस सुपरस्टार फीचर पर, वो एक अनोखी बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती है और जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। तो सबसे पहले मिलते हैं पोरिफेरा यानी स्पंज से। अरे ये तो एनिमल किंगडम के जीते जागते वाटर फिल्टर हैं। इनकी पूरी जिंदगी इनके कैनाल सिस्टम पर टिकी होती है। पानी हजारों छोटे छोटे छेदों से अंदर आता है, खाना और ऑक्सीजन देता है, और फिर एक बड़े छेद से कचरे के साथ बाहर निकल जाता है। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार डिजाइन है। अच्छा, नीडेरिया की सुपर पावर क्या है? उनके नीडोब्लास्ट्स। ये छोटे छोटे स्प्रिंग लोडेड हार्पून की तरह हैं, जो शिकार को पकड़ने या दुश्मन को भगाने के लिए एक झटके में फायर होते हैं। जेलीफिश का डंक इसी का नतीजा है। ये उनका हथियार भी है और उनकी पहचान भी। और अब आते हैं आर्थ्रोपोडा पर। सच कहूं तो ये इस धरती के असली रूलर्स हैं। कीड़े मकोड़े, केकड़े, बिच्छू, ये हर जगह हैं। इनकी कामयाबी का राज क्या लगता है? इनका बाहरी काइटिन का कंकाल,
ये एक पर्सनल सूट ऑफ आर्मर की तरह है जो सुरक्षा, सहारा और मूवमेंट सब कुछ एक साथ देता है। और इसी की बदौलत ये हर माहौल में इतने कामयाब हुए हैं। और ये तो एवोल्यूशन का एक कमाल का उदाहरण है। देखिए, इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश, इनका लार्वा ना हमारी ही तरह बाइलैटरल होता है, मतलब उसे दाएं और बाएं में बांटा जा सकता है। लेकिन जैसे ये वयस्क होता है, ये रेडियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार्वा को तैरना होता है, उसे आगे पीछे की समझ चाहिए, जबकि वयस्क को धीरे धीरे चलना होता है और उसे चारों दिशाओं से भोजन और खतरे का पता लगाना होता है। है ना शानदार अडेप्टेशन? चलिए, नॉन कॉर्डेट से आगे बढ़ते हैं और अब गोता लगाते हैं कॉर्डेट्स के उस स्पेशल ग्रुप में जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। यहां हम शरीर की बनावट और कॉम्प्लेक्सिटी में एक जबरदस्त उछाल देखेंगे। ये समझ लीजिए कि ये एनिमल किंगडम के हैवीवेट्स हैं। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है ना, वो है हार्ट के इवोल्यूशन को समझना। ये बिल्कुल किसी इंजन के अपग्रेडेशन जैसा है। मछली का 2 चेंबर वाला दिल एक सिंपल पंप की तरह है। एम्फीबियंस का 3 चेंबर वाला दिल थोड़ा बेहतर है, लेकिन उसमें साफ और गंदे खून की थोड़ी मिक्सिंग हो जाती है। और फिर आता है 4 चेंबर वाला दिल, एक हाई परफॉर्मेंस ट्विन टर्बो इंजन जो साफ और गंदे खून को पूरी तरह अलग रखकर शरीर को मैक्सिमम पावर देता है। तो अब टाइम है एक फेस ऑफ का। हम क्या करेंगे? कुछ मेन वर्टिब्रेट क्लासेस को आमने सामने रखेंगे और तुलना करेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि एग्जाम में पूछे जाने वाले मुख्य अंतर असल में हैं क्या और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। जवाब पर आने से पहले एक सवाल सोचकर देखिए। एक तरफ शार्क है और दूसरी तरफ रोहू मछली। ऐसी कौन सी 2 सबसे जरूरी बातें हैं जो एक को तो लगातार तैरने पर मजबूर करती हैं, जबकि दूसरी आराम से एक ही जगह पर रुक सकती है? और इसका जवाब ये रहा। शार्क जैसी जो कार्टिलेजिनस मछलियां हैं, उनके पास उछाल के लिए एयर ब्लैडर होता ही नहीं, इसीलिए डूबने से बचने के लिए उन्हें लगातार तैरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रोहू जैसी बोनी मछलियों के पास एक एयर ब्लैडर होता है जो एक सबमरीन के बैलेस्ट टैंक की तरह काम करता है, और इसी वजह से वो आसानी से पानी में कहीं भी रुक सकती हैं। यही है असली फर्क। अब एम्फीबियंस को ना एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की तरह सोचिए जिसे अपनी स्पेसशिप यानी पानी से एक पाइपलाइन के जरिए हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ता है। उनकी नम त्वचा उन्हें पानी पर निर्भर बना देती है। वहीं रेप्टाइल्स वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनके पास पूरी तरह से एक सेल्फ सफिशिएंट स्पेस सूट है, यानी सूखी स्केल्स वाली त्वचा, और यही उन्हें पानी से दूर जमीन के अंदरूनी हिस्सों को जीतने की आज़ादी देता है। ये जो लाइन है ना, ये पक्षियों के बारे में सब कुछ कह देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि एक रेस कार की पहचान उसके शक्तिशाली इंजन और टायरों से होती है। पक्षियों के लिए उनके पंख और उड़ने के लिए मॉडिफाइड हाथ यानी अग्रपाद ही सब कुछ हैं। ये वो टूलकिट है जिसने उन्हें आसमान का बादशाह बना दिया। ओके, अब हम आ गए हैं तैयारी के फाइनल राउंड में। यह है हमारा रैपिड फायर राउंड, एग्जाम के ट्रिकी सवाल। अब हम उन अनोखे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो नियम तोड़ते हैं और अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में फंसाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन फैक्ट्स को याद रखने से ना एक अलग ही एज मिलती है। जरा सोचिए, कोई मैमल जो अंडे देता हो, जी हां, वो है प्लैटिपस जो नियमों को तोड़ता है। एक रेप्टाइल जिसके पास हमारी तरह 4 चेंबर वाला दिल है, वो है मगरमच्छ। ये अपवाद ही तो हैं जो हमारी समझ को और भी गहरा करते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि क्लासिफिकेशन सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये जीवन के विकास की एक शानदार कहानी है जो हर जीव के शरीर में लिखी हुई है। और इस ब्लूप्रिंट को समझना उस कहानी को पढ़ना सीखने जैसा है, एक ऐसी कहानी जो करोड़ों सालों में लिखी गई है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर आज कोई बिल्कुल नई अनजान प्रजाति मिल जाए तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचने पर उसका क्लासिफिकेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले कौन सा मौलिक फीचर देखा जाएगा? क्या उसकी कोशिकाओं को देखा जाएगा, उसकी सिमेट्री को, या फिर रीढ़ की हड्डी को? ब्लूप्रिंट तो अब सबके पास है,